आज हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसके आगे का लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर सॉल्व कर लिया था, 3A को सॉल्व कर लिया था। और 3B का जो कॉन्सेप्ट है वो है आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति। देखिए, आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या मतलब होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब होता है कुछ संख्याएं की समूह दी गई हैं और उसका जो केंद्रीय वैल्यू होता है जिसे हम बोलते हैं औसत वैल्यू। यहाँ पर औसत वैल्यू से अभिप्राय है मतलब उन संख्याओं का जो औसत वैल्यू होता है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और उसके बेसिस पर जो भी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होती है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे अगर 4-5 कोई डेटा दी गई है हमारे पास, तो उसका केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि देखिए उसमें ना तो कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, क्योंकि अगर 5 संख्याएं दी गई हैं तो पांचों अगर अलग अलग हैं तो उसमें कुछ संख्याएं बड़ी होंगी, कुछ छोटी होंगी और एक संख्याएं बराबर नहीं होंगी। ठीक है, तो उन संख्याओं का जो हम वैल्यू निकालते हैं, जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है वो होती है उसकी औसत वैल्यू। केंद्रीय वैल्यू का मतलब होता है कि उस संख्यात्मक मान से हमारा मतलब होता है कि जो उन संख्या माप के संख्याओं में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व रखता हो, हम उससे बोलते हैं उसका केंद्रीय वैल्यू। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति जो है वो हम 3 तरीके से यहाँ कैलकुलेट करते हैं। पहला होता है समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में। यहाँ पर समांतर माध्य कैलकुलेट करते हैं और समांतर माध्य भी 2 तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। एक, जब बारंबारता दी गई हो, दूसरा जब बारंबारता नहीं दी गई हो। ठीक है, ये हो गया समांतर माध्य। अभी हम सब डिटेल में हम एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा होता है माध्यिका, माध्यिका या माध्यक। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मीडियन। तीसरा होता है बहुलक। ठीक है, मतलब इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं मोड। क्लास 7 में आपका सिर्फ समांतर माध्य है और बाकी 2 चीज़ों को भी, माध्यिका और बहुलक को भी हम कवर कर लेंगे। इंट्रोडक्शन यहाँ जान लेंगे होता क्या है ये। ठीक है, तो अभी हम फोकस करते हैं समांतर माध्य पर। और समांतर माध्य में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। चलिए, पहला है हमारा, देखिए यहाँ पर जो पॉइंट्स थे हमारे, पहला था समांतर माध्य। ठीक है, ये था समांतर माध्य। दूसरा था माध्यिका। तीसरा है बहुलक। ठीक है, ये होता है बहुलक और इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, और इसको मीन भी बोला जाता है। ठीक है, और ये होता है हमारा मीडियन और ये होता है मोड। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम माध्यिका को माध्यक भी हम बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्लास 7 में आपको भी समांतर माध्य का है और इन दोनों को भी हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, चलिए तो आज अभी देखते हैं हम समांतर माध्य के बारे में। ठीक है, देखिए समांतर माध्य क्या होता है। आंकड़ों के समूह के योग को हम उन संख्याओं, मतलब उन आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर हमको प्राप्त होता है समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। ठीक है, संख्याओं का योग, ये अलग अलग। संख्याओं का योग का मतलब है जितनी संख्याएं दी गई हैगी उसका सम, उसका जोड़, बटे जितनी संख्याएं हैं उनको हम उनसे हम भाग देने पर हमें समांतर माध्य प्राप्त होगा। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, संख्याओं का नहीं तो सभी पदों का योग,
सभी पदों का योग, पद का मतलब वही हुआ जितनी संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, दोनों एक ही फार्मूले हैं, अब चाहे जो यूज करिए। और इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं मीन। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की जो संख्या होती है उससे हमें भाग देना है। जैसे अब एग्जांपल हम लेते हैं, और अगर जैसे मान लीजिए एक और आपको फार्मूला एक और तरीके से लिखते हैं, समांतर माध्य बराबर एक सिग्मा का नोटेशन होता है, यहाँ पर हम यक्स लिखते हैं, ये यक्स है और नीच बटे यन। यन जो है वो पदों की संख्या है। अब ये कब यूज होगा, जैसे x1 x2 x3 x4 ऐसे ही यक्स यन तक है। ठीक है, मतलब ये यन संख्याएं दी गई हैं तो सम ऑफ यक्स, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ यक्स बटे यन। यन क्या है, ये लास्ट जो संख्या दी गई थी ये पूरी की काउंटिंग है, x1 जैसे 1 2 3 कर रहे हैं तो ये यन बार जितनी बार लास्ट होगा वो पूरी संख्याओं की जो संख्या होती है उतने से हम भाग देते हैं। ये थे फार्मूले। अब जो आपको फार्मूला याद करने में अच्छा लग रहा हो वो फार्मूला याद कर लीजिए। सबका एक ही मतलब है, सभी पदों का योग बटे संख्याओं की संख्या या पदों की संख्या। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखिए एक एग्जांपल है यहाँ पर, 3 बोरों में क्रमशः 40 केजी, 60 केजी और 80 केजी गेहूं है। यदि तीनों बोरों में बराबर गेहूं भरा जाए तो प्रत्येक बोरों में कितना गेहूं होगा। ठीक है, देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, प्रत्येक बोरों में जो समान गेहूं भरा जाएगा वो होगा इसका समांतर माध्य, या उसे हम औसत वैल्यू भी बोलते हैं। समांतर माध्य जो होता है वो औसत मान ही होता है। ठीक है, तो इसे हम औसत मान भी बोलते हैं। चलिए तो समांतर माध्य यहाँ पर हमें निकालना होगा इनका, तो समांतर माध्य बराबर क्या होगा, गेहूं की कुल मात्रा कितनी है, गेहूं की कुल मात्रा बटे कितनों में भरना है, बोरों की संख्या। तो देखिए कुल गेहूं कितने हैं, 80 प्लस यहाँ भी 40 प्लस 60 प्लस 80 बटे कितने बोरे हैं, 3 बोरे हैं तो बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 40 और 60 100 हो जाएगा 180, 180 बटा 3 बराबर 6 60 बराबर 60 केजी। तो प्रत्येक बोरे में कितना आएगा, 60 केजी आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रत्येक में गेहूं में है ठीक है बराबर 60 केजी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगला एग्जांपल है, 6 छात्रों के पूर्णांक दिए गए हैं, 100 में से प्राप्तांक है 85 73 90 64 और 86 70। ठीक है, ये 6 प्राप्तांक हैं, तो प्रतिनिधि संख्या ज्ञात करना है। देखिए प्रतिनिधि संख्या क्या होता है, प्रतिनिधि संख्या वह संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं के औसत मान का सबसे एग्जैक्ट वैल्यू होता है, जो सबसे उसके पास होता है, जो उन सभी संख्याओं के जो औसत वैल्यू होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, उसके पास होता है, नियरेस्ट वैल्यू होता है, उसी को हम बोलते हैं प्रतिनिधि संख्या। इसी को हम बोलते हैं समांतर माध्य भी, और इसी को हम बोलते हैं औसत वैल्यू भी। ठीक है, तो औसत वैल्यू
जो इन संख्याओं का बिल्कुल मध्य वाली संख्या होगी उसी को हम बोलते हैं प्रतिनिधि संख्या। इन सभी संख्याओं के जो बिल्कुल मध्य में कैसे ज्ञात होगा, अब यहाँ देखिए न्यूनतम जो है हमारा 64 है और अधिकतम है 90। तो 64 और 90 के बीच में जो संख्या आएगी, जो भी मान होगा, वो होता है हमारा प्रतिनिधि संख्या। अब वो संख्या जरूरी नहीं है कि इसी में से आए, उससे कोई मतलब नहीं होता है कि जो संख्याएं दी गई हैं उसी में से आए। ये न्यूनतम वैल्यू जो संख्याएं दी गई होती हैं, जो हमारे पास आंकड़े दिए जाते हैं संख्याएं, उसमें से न्यूनतम वैल्यू और अधिकतम वैल्यू के मध्य वाली जो संख्या होती है वही होती है प्रतिनिधि संख्या। ठीक, चलिए देखिए इसकी प्रतिनिधि संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए इन संख्याओं का योग करेंगे हम। तो यहाँ पर हम समांतर माध्य ही लिखते हैं, ठीक है। समांतर माध्य बराबर या प्रतिनिधि संख्या, इसी को हम प्रतिनिधि संख्या भी कहते हैं, ठीक है, बराबर संख्याओं का योग या प्राप्तांकों का योग, प्राप्तांकों का योग, ठीक है। चलिए यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। ये प्राप्तांकों का योग बटे कितने हैं, कुल संख्याएं, कुल प्राप्तांकों की संख्या, मतलब ये छात्रों की संख्या हो गई। तो ये अलग अलग प्राप्तांक थे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए जो संख्याएं दी गई हैं आप ये लिख सकते हैं प्राप्तांकों की संख्या, ये भी लिख सकते हैं छात्रों की संख्या, ठीक है। मैं यहाँ पर छात्रों की संख्या लिख रहा हूँ क्योंकि ये अलग अलग छात्र हैं, सभी अलग अलग छात्र हैं, तो मैंने छात्रों की संख्या लिख दी। अगर ये एक ही छात्र होगा, उसके अलग अलग विषयों के अगर सब्जेक्ट दिए गए हों प्राप्तांक हों, तो हम यहाँ पर विषयों की संख्या लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम। यहाँ पर देखिए 85 प्लस 73 प्लस 90 प्लस 64 प्लस 86 प्लस 70 बटे कुल कितनी संख्याएं हैं, 6 है। देखिए दूसरा चीज, यहाँ पर हमारे जो आंकड़े जो डेटा हैं वो आरोही या अवरोही या ऑर्डरिंग में होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर समांतर माध्य के केस में यहाँ पर अभी जो है ये ऑर्डर होना जरूरी नहीं है, लेकिन आगे चल के हमें ये भी पढ़ना होगा, अभी हम बताएंगे इसको। जब इसमें और भी कॉन्सेप्ट थे, उस कॉन्सेप्ट में आपको ऑर्डर भी करना पड़ेगा, ठीक। चलिए फिलहाल अभी क्या है, ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जो टोटल आएगा हमारा, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 85 73 पे 468, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 468 बटा 6, और ये आएगा टोटल 46, कितना हो जाएगा, 6 से 42 और कितना हो जाएगा, 42 हो गया और 48, ये आपका इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 78। तो देखिए प्रतिनिधि संख्या जो है वो है हमारी 78, और ये 78 78 जो है ये इसका समांतर माध्य है, बिल्कुल औसत वैल्यू है, ये मध्य का मान है ये, ठीक है। तो प्रतिनिधि संख्या या समांतर माध्य या औसत वैल्यू, तीनों चीज क्या है, ये 78 है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है। चलिए अब देखिए समांतर माध्य ज्ञात करने के थोड़े दो और कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। चलिए देखिए अवर्गीकृत आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना हमारे कॉन्सेप्ट है। इसमें दो तरीका है, पहला जब बारंबारता नहीं दी गई हो और जब बारंबारता दी गई हो, दो तरीका है, ठीक। तो बारंबारता क्या होता है, देखिए बारंबारता वो चीज होती है जब रिपीटेबल संख्याएं, एक ही संख्या बार बार आती हो, ठीक है, तो उन संख्याओं की संख्या दी गई हो तो हम बोलते हैं बारंबारता दी गई है। और अगर उन संख्याओं की संख्या नहीं दी गई है
तो हम उन्हें बोलते हैं वो उसमें बारंबारता नहीं दी गई है। ठीक है, दोनों को हम एक एक कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। बारंबारता का मतलब आपको समझ में आया। जैसे संख्याएं देखिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं बारंबारता का। देखिए बारंबारता संख्या ले लिया मैं, 2 2 3 3 4 3 5 6 6। देखिए अगर हम इस संख्या में बात करें बारंबारता और संख्या, तो हम देखिए इसका एक टेबल बनाएंगे। कैसे? संख्या और बारंबारता। ठीक है, बारंबारता संख्या देखिए यहाँ पर कितनी है, पहले देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। चलिए एक 5 और भी ले ले, नहीं ठीक है कोई बात नहीं। चलिए संख्याएं पहले 2 3 4 5 6, हमारे पास इतनी संख्याएं थी। और चलिए बारंबारता 2 देखिए कितनी बार आई है। देखिए अब देखिए यहाँ जब हम टेबल बनाते हैं तो यहाँ पर इन संख्याओं को हम बार बार नहीं लिखते, एक संख्या एक ही बार लिखी जाती है और ऑर्डर में लिखने से थोड़ा आसानी हो जाती है। ऑर्डर में लिखना प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा सही है कि यहाँ ये पता चल जाता है कि संख्याएं हम रिपीट नहीं किए हैं। ठीक है, देखिए 2 3 संख्याएं लिखते हैं। अब देखिए मैंने सारी संख्याएं लिख दी हैं जितनी संख्याएं इसमें पॉसिबिलिटी थी आने की। तो देखिए 2 कितनी बार आई है, 1 2, ठीक है 2 बार आया इसमें। अब देखिए 3 कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 भी क्या है 3 बार आया है। देखिए ये जो 2 2 आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है कि 3 3 ही बार आया है। ले लीजिए, अब यहाँ पर मैं 3 और ले लेता हूँ। अब देखिए 1 2 3 4, 3 कितना हो गया, 4 बार हो गया। ठीक है, 4 कितनी बार आया है, देखिए 1 बार आया है 4। 5 कितनी बार है, 5 भी 1 बार है। 6 कितनी बार है, 2 बार है। तो ये होती है बारंबारता टेबल। इस तरीके से हम संख्याओं की बारंबारता टेबल बनाते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास ये संख्याएं अगर दी गई हैं तो हम इसको बोलते हैं बारंबारता दी गई है। अगर हमारे पास ये टेबल दिया गया है तो ये हम बोलते हैं ये है कि बारंबारता दी गई है। ठीक है, और अगर बारंबारता नहीं दी गई है, कुछ संख्याएं दी गई हैं और उसका समांतर माध्य पूछा जाएगा तो होती है ये बारंबारता नहीं दी गई है। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। चलिए इसको हटा दिया मैंने। आप बारंबारता उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है अभी तो आप कमेंट से पूछ लीजिएगा, क्या डाउट है आपको, क्या नहीं समझ में आया तो आप कमेंट से बिल्कुल फ्री हैं पूछने के लिए। ठीक है, तो मैं ये पहले दूसरा भी हटा देता हूँ यहाँ से, तो अभी मैं बात करता हूँ पहले जब बारंबारता नहीं दी गई। देखिए ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, अभी हम जो लोगों ने जो पढ़ा वही चीज़ है ये। ठीक है, समांतर माध्य जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था तो ये वही चीज़ था अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था सेम। अब देखिए अगर संख्याएं, यदि संख्याएं ठीक है कितनी है, x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट xn, इस तरीके से हमको यहाँ पर संख्याएं दी जाती हैं। ठीक है, और देखिए यन का मतलब यन बार है, संख्याओं की संख्या जो है यन है। यन का मतलब ये यन बार कुछ भी हो सकता है अब ये। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर ये र है। ठीक है, समांतर माध्य बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3, मैं डॉट 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 करके यहाँ पर अब 4 भी लिख सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। 4 प्लस डॉट 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 करके और प्लस एक्स यन बटे यन। देखिए इसी चीज़ को जो इतने बड़े में लिखा गया है इसी को हम सिंपल वे में लिखते हैं सिग्मा के थ्रू, यक्स बटे यन। सेम वही फार्मूला, ठीक है, ये दोनों फार्मूला एक ही हैं। आपको जो पसंद हो वो आप याद कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अभी यही हम लोगों ने पढ़ा था अभी इसके पहले जब समांतर माध्य ज्ञात कर रहे थे। ये सभी वही फार्मूला है, सेम लॉजिक है, सेम फार्मूला है। ठीक है, चलिए अब इस पर भी एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, पहले ये देख लेते हैं। संख्याएं क्या है, कुछ भी संख्याएं दी गई होंगी, उन सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। यन जो है लास्ट, ये संख्याओं की संख्या थी। इसी को हम सिग्मा के रूप में, फार्मूले के रूप में लिखा हुआ है सम ऑफ यक्स। इसे हम पढ़ते हैं सिग्मा को सम ऑफ यक्स बटे यन। यन क्या है, टोटल संख्या, जो पूरी संख्याओं की जो संख्या है वो है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल है, 5 छात्रों का भार किग्रा में क्रमशः 50 केजी, 60 केजी, 55 केजी, 70 केजी और 65 केजी। केजी में किग्रा है, केजी है, तो समांतर माध्य ज्ञात करिए। देखिए समांतर माध्य का फार्मूला क्या था, तो समांतर माध्य का जो फार्मूला है बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, यही है। तो पदों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 50 प्लस 60 प्लस 55, एक मिनट यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 50 प्लस 60 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 65। ठीक है, बटे कुल पदों की संख्या कितनी है, 5। देखिए यही चीज़ था सम ऑफ यक्स। सिग्मा को अगर हम ये वैल्यू जिस रूप में वैल्यू दिया गया होगा, यही था ये सम ऑफ सिग्मा के रूप में लिखा गया था। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। यही है x1 x2 x3 x4 x5। तो ये सम ऑफ हो गया बटे यन, यन ये संख्या हो गई, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो बटे 5 बराबर इसका सम कितना आ जाएगा, एक डिजिट पे जोड़ते हैं तो 5 5 10, ये हो जाएगा 0, और फिर ये हो जाएगा 5 5 10 6 6 12, 12 और 10 22, 7 29 और 1 30, 300 बटे 5 बराबर, काट देंगे, ये एक बार हो जाएगा 5 6 30, ये हो जाएगा 60 केजी। ठीक, तो इसका समांतर माध्य जो है वो है 60 केजी। ठीक है, चलिए सॉल्व करने का तरीका अभी हम लोगों ने जो देखा था बिल्कुल उसी तरीके से था। अब हम देखते हैं जब बारंबारता दी गई हो उसमें थोड़ा सा लॉजिक। देखिए जब बारंबारता दी गई होती है तो यहाँ पर क्या होता है, एक टेबल दिया जाता है और सभी संख्याओं की जो रिपीटेड वैल्यू बारंबारता होती है वो दी जाती है। तो यहाँ पर जो स्टेप होता है वो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या होती है और उसकी बारंबारता, जो संगत बारंबारता होती है उससे पहले गुणा करते हैं, फिर बारंबारता का योग करते हैं, और फिर उन संगत गुणनफल जो होते हैं उनका योग करते हैं, और फाइनली जो समांतर माध्य होता है वो होता है जो संगत और बारंबारता का गुणनफल का योग होता है बटे बारंबारता का योग। ठीक है, वो पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख देता हूं। देखिए यहाँ पर 3 स्टेप हैं, इन तीनों स्टेप को हम फॉलो करते हैं जब बारंबारता दी गई हो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। पहला, प्रत्येक पद में संगत बारंबारता से गुणा करते हैं। ठीक है, फिर प्राप्त गुणनफल का योग प्राप्त करते हैं। दूसरा, गुणनफलों के योगफल को, गुणनफलों के योगफल जो हमने यहाँ गुणा किया था, गुणनफलों के योगफल को बारंबारताओं के योगफल से भाग देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर जो संख्याएं हैं, मान लीजिए वो संख्याएं हैं, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक लेता हूँ, एग्जाम्पल फार्मूला को एक्सप्लेन करते हैं। संख्या x1 x2 x3, ठीक है, फिर डॉट 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 xn तथा संगत बारंबारता
संगत बारंबारता, सही है, संगत बारंबारता F1, F2, F3, Fn है, तो समांतर माध्य बराबर क्या होगा? समांतर माध्य बराबर, देखिए पहला क्या करना है, संख्या और बारंबारता से गुणा करके उनका योग ज्ञात करना है। तो x1 मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, चाहे आप x1 पहले लिखिए चाहे आप f1 पहले लिखिए, ठीक है। तो बारंबारता से प्रत्येक पद में संगत बारंबारता से हम गुणा करते हैं। अब दोनों तरीके से लिख सकते हैं, चलिए मैं बारंबारता से गुणा कर देता हूँ, f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 प्लस f3 इंटू x3, और ये हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से इसके अंदर जितनी संख्याएं होंगी वो सारी संख्याएं आ जाएंगी, और फिर लास्ट हम करेंगे Fn इंटू xn बटे में क्या होगा, सम ऑफ बारंबारता। तो बारंबारता F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस जितनी भी संख्याएं बीच में होंगी Fn, ठीक है, ये फार्मूला है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है, अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, इसी फार्मूले को हम सम ऑफ में भी लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, बराबर इसको हम लिखते हैं सिग्मा के रूप में। अगर हम लिखेंगे तो सम ऑफ Fx बटे F, ठीक है। सॉरी, ये भी आपका सिग्मा ही रहेगा क्योंकि ये भी सम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा समांतर माध्य, ये भी है, ये सिग्मा के नोटेशन में आपका है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। और देखिए, एक एग्जांपल है, 40 छात्रों के किग्रा में भार के आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं टेबल के फॉर्मेट में, और इसका मुझे समांतर माध्य ज्ञात करना है। देखिए, 40 छात्र का मतलब ये हुआ कि ये अगर अब बारंबारता जो होती है, ये देखिए यहाँ पर बारंबारता क्या मतलब, जो 40 केजी वाले छात्र हैं वो 8 लोग हैं, 41 केजी वाले 4 लोग हैं, 42 केजी के 6 लोग हैं, 43 केजी के 10 लोग हैं, 44 केजी के 6 लोग हैं, 45 केजी के 6 लोग हैं, ठीक है। तो ये जो टोटल आप करेंगे तो ये आपको 40 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो 40 जो है, ये अब यहाँ पर देखिए, ये बारंबारता जो है इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, इन संख्याओं के रिपीटेड वैल्यू हैं ये। और अब यहाँ पर निकालने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो वो टेबल देखिए यहाँ पर क्या कैसे बनाते हैं। सबसे पहला तो ये होगा हमारा भार केजी में। तो भार जो है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 40, 41, 42, 43, 44 और 45, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और इसकी बारंबारता, ठीक है, बारंबारता जो है वो होता है हमारा F, और केजी जो हमारी ये संख्या है केजी, ये हम इसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो मैं यहाँ पर x लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा बारंबारता। और बारंबारता दिया गया है कितना, 8, 4, 6, 10, 6 और 6, ये हो गया बारंबारता। ठीक है। और अब अगला हमें क्या ज्ञात करना होगा, इसका Fx या xf। तो x इंटू F, ये हम निकालेंगे भार गुणे बारंबारता। तो हम यहाँ पर इस तरीके से हम लिख देते हैं,
चलिए इसको अभी नहीं लिख बनाते हैं। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, यक्स गुणे यफ, 40 गुणे 8, 41 गुणे 4, और अगला हो जाएगा 42 गुणे 6, 43 गुणे 10, 44 गुणे 6, 45 गुणे 6, बराबर हो जाएगा 8 चौक 32, 320, 4 क्या 4, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 25, ठीक है। ये हो जाएगा 430, 44, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, 24 24 और 2 26, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 6 चौक 24 और 3 27, 270। अब देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं योग, ठीक है। तो ये होता है योग, योग में हम भार का योग का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं यफ, ये होता है हमारा सम ऑफ सिग्मा, जो सिग्मा होता है सम ऑफ यफ बराबर आ जाएगा, ये हमारा 40 है, और ये हो जाएगा सम ऑफ एफ एक्स या एक्स एफ एक्स लिखते हैं। ये हो जाएगा, हम इसको अगर आप टोटल करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, लेते हैं यहाँ पर 4 2 6, 6 4 10, ठीक है, हाथ में आया 1, और 6 2 8, 3, ठीक है, ये आपका आ जाएगा फिर 0, और अगला हो जाएगा 3 क्या 3 3 2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1700, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर बारंबारता देखिए कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर है जगह, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और बारंबारता नहीं निकालना, समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर ये हमारा हो जाएगा सम, एक मिनट, सम ऑफ एफ एक्स बटे एफ एक्स, या यहाँ एफ एक्स नहीं रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1700 बटे 40, ये 0 0 कट जाएगा, और बराबर आ जाएगा 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, और एक इसमें जाएगा 17 हो गया ना, ये 0 कट जाएगा इससे, 10 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा 42.50, ये केजी में है, ये केजी है। अब सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं आप दशमलव के बाद, ठीक है। दशमलव दिख रहा होगा आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये दशमलव है, ठीक है। तो ये था, देखिए इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, ये आप नीचे लिखिएगा, ये मैं मिटाना नहीं चाहता था इसलिए मैंने आपको यहाँ लिख दिया, बोर्ड थोड़ा छोटा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो समांतर माध्य बराबर एफ एक्स सम ऑफ एफ एक्स बटे एफ, मतलब ये हो जाएगा हमारा एक्स एफ का जो मल्टीपल होगा वो, यहाँ पर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है, भार गुणे बारंबारता, ठीक है, ये बारंबारता यहाँ इसके आगे रहेगा। तो ये देखिए एग्जाम्पल था जब बारंबारता दी गई हो, इस तरीके से हमारे पास और भी सवाल आएंगे, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बारंबारता से संख्या का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो होगा एक्स एफ होता है यहाँ पर। तो सम ऑफ, आप देखिए इसको समझने के लिए ना, मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखा था, एक्स और एफ का कैलकुलेशन लिखा था, तो आप इसको एफ एक्स भी लिख सकते हैं, या गुणे एक्स, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा होता है एफ एक्स लिखना,
ठीक है, आपके चॉइस पर है ये। ठीक है, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए और देखते हैं कोई काम से। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और है, चलिए इसको मैं हटाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, यदि 2, 3 और यक्स का समांतर माध्य, ये कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं, मैंने यहाँ 3 संख्याएं लिया है। आप यहाँ पर 10, 12 जो भी संख्याएं पूछी जा सकती हैं, चाहे जितनी भी हो। यदि 2, 3 और यक्स का समांतर माध्य 3 है, समांतर माध्य यहाँ पर दिया गया है, तो यक्स का मान क्या होगा। देखिए समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है, माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, यही है। तो यहाँ पर देखिए समांतर माध्य बराबर कितना है, तो समांतर माध्य देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो 3 बराबर, यहाँ लिखते हैं पास में, 3 बराबर 2 + 3 + यक्स बटे कितनी संख्याएं हैं, 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इसको। देखिए जब भी ये पूरे का बटे कोई भी संख्या हो, अगर हमें यहाँ से बटे से हटाना है तो हम इसको हम दूसरे साइड पर गुणा करते हैं बराबर के। अगर LHS साइड पे राइट हैंड है तो आपको बाएं साइड के अंश में गुणा होगा। अगर यहाँ पर मतलब जहाँ भी गुणा भी होगा, जैसे भी ये दिया होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, और अंश का हर में, हर का अंश में किया जाता है। जैसे अभी अगर ये देखिए बटे है, अगर यहाँ हम 1 मान लें तो ये जब भी मल्टीप्लाई होगा बराबर के इस साइड, ये हमेशा हर में, सॉरी अंश में होगा। ये अंश है ऊपर वाला, ये अंश में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 त्रिक 9 बराबर, हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, एक बार लिख देता हूँ ऐसे, 3 × 3 बराबर 2 + 3 + यक्स। देखिए एक समीकरण यहाँ पर बन रहा है। और अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर बराबर नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 9 बराबर 2 + 3, अच्छा जिसको भी जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 5 + यक्स। ठीक है, तो अब देखिए इसको रिवर्स भी हम कर सकते हैं, तो 5 + यक्स बराबर 9, यक्स बराबर, अब इसको पंचांतर करेंगे, ये हो जाएगा 9 - 5, तो यक्स बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, यक्स संख्या क्या हमको मान मिला, यक्स बराबर 4। तो ये जो संख्या है, ये संख्या जो है ये 2, 3 और 4 है ये। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट अभी तक का ख़त्म हो गया ये, और इसके बाद अब हमारा चैप्टर है ये 3B चैप्टर है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने 2 चीज़ें और इसमें देखा था, प्रकार था हमारा माध्यिका ज्ञात करने के लिए, केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए। पहला, दूसरा था माध्यिका और बहुलक। समांतर माध्यक को हम लोगों ने देख लिया। देखिए माध्यिका जो माध्यक होता है, इसका थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है, तो इसके लिए हम अलग ही वीडियो बनाएंगे, और बहुलक के लिए भी हम अलग वीडियो बनाएंगे। बहुलक होता क्या है, एक छोटा कॉन्सेप्ट है, ये देख लेते हैं। संख्याओं के समूह में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई रहती है उसको हम बोलते हैं बहुलक। यानी कि अगर संख्याओं के समूह में अगर बारंबारता दी गई होती है, तो जिसकी बारंबारता, जिस संख्या की बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, उस समूह का वही बहुलक होता है। ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे कॉन्सेप्ट, इसको अभी थ्योरी के रूप में आप बस इतना समझिए। ठीक है, तो चलिए अभी ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया इसमें, तो अभी हम लोग चैप्टर 3B को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद दक्षता अभ्यास है, ये हमारा चैप्टर फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है रचनाएं। ठीक है, तो अभी देखिए अगर आपको कोई डाउट हो, कोई किसी कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन हो रहा, तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।